वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आज है 3 अगस्त का जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था रेलवे ग्रुप डी का, उसका रिव्यू हम लेके आ गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो थोड़ा लेट जरूर हो जाता है, लेकिन जो ही क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट हमारे साथ शेयर करते हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। और आपका भी अगर एग्जाम है आगे तो आपको टेलीग्राम नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उससे ज्वाइन करके आप भी जो हमारे साथ क्वेश्चन शेयर जरूर करना। आपका नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो तो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको डेली हर शिफ्ट का रिव्यू है वो मिलता रहेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, वर्ष 2026 में विश्वविख्यात कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो वर्ष 2026 में है जो रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे 165वीं जयंती रविंद्रनाथ टैगोर की है जो 165वीं जयंती मनाई गई थी। रिलेटेड डाटा मैं आपको बता देता हूँ, ताकि क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से घुमा के दोबारा भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गुरु जो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म है वो 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरास्को ठाकुरबाड़ी में हुआ था, यानी कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और वर्ष 2026 में इनकी 165वीं जयंती मनाई गई थी। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1913 में, और इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन तथा बांग्लादेश की जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला की रचना है जो इन्हीं के द्वारा की गई है। तो अमार सोनार बांग्ला और जन गण मन दोनों की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्विक एशियाई शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन नई दिल्ली में कहाँ संपन्न हुआ था। तो एक एआई शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन दिल्ली में कहाँ संपन्न किया गया था। तो ये किया गया था भारत मंडप नई दिल्ली में, भारत मंडप नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। और जो प्रगति मैदान में स्थित है भारत मंडप नई दिल्ली, इसमें उच्च स्तरीय वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और दुनिया भर के जो नीति निर्माता है, टेक दिग्गजों और शोधकर्ताओं ने एआई के सुरक्षित, जिम्मेदार और समावेशी उपयोग पर व्यापक चर्चा की गई थी। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार द्विबीज पौधे के तने और जड़ों की चौड़ाई या मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा विभोजक ऊतक है वो उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे विज्ञान के इस लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो पादप शरीर क्रिया विज्ञान है उसके अनुसार जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनके तनों और जड़ों की चौड़ाई या मोटाई बढ़ाने के लिए है जो कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे पार्श्व विभोजक या कैम्बियम जिसे हम कह सकते हैं, ये उत्तरदायी है। पौधों में चौड़ाई और मोटाई की वृद्धि है उसको द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। कौन सी वृद्धि कहा जाता है? द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। और पार्श्व जो विभोजक ऊतक होता है या कैम्बियम द्वारा उनकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के संगठनात्मक ढांचे और उसके पदाधिकारी सदस्यों से संबंधित कौन सा कथन सही है। यानी बीसीसीआई से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जो बीसीसीआई के संगठनात्मक ढांचा है और उसके कर्मचारियों या सदस्यों के संबंधित में कौन सा कथन है जो सत्य है। तो क्वेश्चन ए था, बीसीसीआई का प्रबंधन एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और शीर्ष परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बीसीसीआई में केवल 2 सदस्य होते हैं। यह खेल मंत्रालय का एक सीधा विभाग है। इसके पास अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बीसीसीआई का प्रबंधन एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक शीर्ष परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स अगर पूछ लिया जाए बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, यानी 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। और इसके निर्वाचित पदाधिकारी है जिसमें अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष का पद है वो शामिल है। ये क्या होते हैं? ये पद निर्वाचित होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा अंतर सेवा समन्वय बढ़ाने के लिए आयोजित संयुक्त सेवा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भारतीय नौसेना है और वायुसेना द्वारा अंतर सेवा समन्वय बढ़ाने के लिए आयोजित संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे तटीय सुरक्षा, वायु समुद्री समन्वय और त्वरित रणनीति प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना। नेक्स्ट है यहाँ पे देख सकते हो आप, क्वेश्चन है जो थोड़े हार्ड पूछे गए हैं थर्ड शिफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बजाय जो यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम दे के आए होंगे, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा। कमेंट करके यहाँ पे आपको ज़रूर बताना है क्योंकि हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। नौसेना और वायुसेना के जो संयुक्त अभ्यास है, जैसे पूर्वी और पश्चिमी तट पर आयोजित किए जाते हैं, जैसे त्रिसेवा हो गए, द्विसेवा अभ्यास हो गए, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समुद्रीय और तटीय क्षेत्रों में संयुक्त परिचालन क्षमता को निखारना। यानी वायुसेना और जो नौसेना है वो मिल के तटीय क्षेत्रों की निगरानी का जिम्मा यहाँ पे लेती है और तीनों सेनाओं के बीच जो थिएटर कमान है और रणनीतिक तालमेल है वो मजबूत होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, नेक्स्ट है, भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से संबंधित प्रमुख तथ्य है क्या है। तो DRDO से संबंधित यहाँ पे कई तथ्य दिए गए हैं, उनमें से आपको सही तथ्य है जो क्या है ये बताना था। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए, यह रक्षा मंत्रालय के तहत भारत की क्या है प्रमुख अनुसंधान एवं विकास एजेंसी है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी और ये रक्षा विज्ञान संस्थान और तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री पुरस्कार से संबंधित मुख्य विशेषता क्या है। पुरस्कार की जो मुख्य विशेषता है वो कौन सी है। पद्म श्री पुरस्कार आपको ध्यान में रखना है, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला अगर पूछ लिया जाए तो भारत रत्न है और चौथा कौन सा है, पद्म श्री है। और इसकी मुख्य विशेषता है यह कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत द्वारा विकसित हालिया मिसाइल तकनीक या प्रक्षेपण प्रणाली से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है। भारत द्वारा विकसित जो हालिया मिसाइल तकनीक है, हालिया मिसाइल तकनीक या हालिया मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली है, उससे संबंधित मुख्य तथ्य क्या है। तो भारत ने है जो कनस्तर प्रक्षेपित और स्टिक नेविगेशन वाली मिसाइलें विकसित की है। कनस्तर प्रक्षेपित और स्टिक नेविगेशन वाली मिसाइलें हैं जो प्रक्षेपित की है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे हो सकता है आपके ये ऑप्शन बी में दिया गया हो, सी में दिया गया हो, और जो जिस हिसाब से स्टूडेंट के ऑप्शन याद नहीं रहते हैं कुल, यहाँ पे क्वेश्चन वही क्वेश्चन एग्जैक्ट में लेके आया हूँ जो यहाँ पे आपको पूछे गए थे। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक एक फ्रेंड ज़रूर कर देना और डेली आपको शिफ्ट का रिव्यू मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का मूल अंतर क्या होता है। जो रसायन विज्ञान में दो अभिक्रियाएं होती है, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन, तो इसमें मूल अंतर क्या होता है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है आर्टिकल 112 के तहत, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स, आगामी जो वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण करना, यानी जो रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है उसका विवरण प्रस्तुत करना ही क्या है, यहाँ पे जो बजट प्रस्तुत किया जाता है केंद्रीय बजट, उसका उद्देश्य है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के तहत वो प्रस्तुत किया जाता है केंद्रीय बजट और इसका मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की जो अनुमानित आय और प्राप्तियों का व्यय का खाका पेश करना है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस मूलभूत द्रव्यमान नियम पर आधारित होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो मूलभूत द्रव्यमान नियम है वो कौन सा है, ये पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो आधारित होता है अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का क्या होता है, निर्माण होता है, और न ही विनाश होता है, और इसलिए रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पाद है वो दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, जिससे क्या हो जाती है, संतुलित समीकरण हो जाती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, किसी भी रासायनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की सही विधि क्या है। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की सही विधि क्या है। तो जो भी यौगिक में मौजूद सभी परमाणुओं द्रव्यमानों का योग करना, आणविक द्रव्यमान अगर ज्ञात करना है उसकी सही विधि क्या है, तो उस जो यौगिक में मौजूद सभी परमाणु है, परमाणु के द्रव्यमानों का योग कर लेना ही क्या है, आणविक विधि ज्ञात करने का, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सही तरीका है। और फ्रेंड्स यहाँ पे करंट जीके आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो नॉर्मल जीके से करंट जीके के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए करंट जीके का एक मैराथन वीडियो मैंने अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसमें वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो ग्रुप डी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके एग्जाम में आपको 4 या 5 क्वेश्चन है जो उसी वीडियो में से देखने को मिल सकते हैं, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। तो नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता की मुख्य विशेषता क्या है। जो बेंजीन है उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता की मुख्य विशेषता क्या है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे यह है रेजोनेंस स्थायित्व के कारण आसानी से क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे है, भौतिक विज्ञान में शक्ति और ऊर्जा के बीच सही संबंध क्या है। भौतिक विज्ञान में शक्ति और ऊर्जा के बीच में जो सही संबंध है वो कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, शक्ति बराबर कार्य बटा ऊर्जा है यहाँ पे। तो ये है सही, P बराबर W/T। ये क्या है यहाँ पे, एक सही और शक्ति और ऊर्जा के बीच में सही संबंध है, P बराबर W/T। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन यहाँ पे जो 3rd शिफ्ट में आए थे वो हमने बता दी है। बाकी करंट जीके का जो वीडियो है, जो इम्पोर्टेंट करंट जीके है, वो आप जाके जरूर देख लेना। यहाँ पे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि डेली हर शिफ्ट का रिव्यू है वो आपको मिलता रहेगा।